यहाँ तक हम लोग कर लिए थे मार्च का जो पार्ट 1 था उसमें। अब हम लोग देख लेते हैं कीर्ति चक्र 2023, कीर्ति चक्र पुरस्कार 2023। ये पता है कि आपको वीरता का कितने नंबर का पुरस्कार है? दूसरा नंबर का। दूसरा नंबर का शांति के काल का या फिर शांति के काल का या युद्ध काल का? शांति के काल का। चलिए ये जो है सो कुल मिलाकर के कितने व्यक्ति को दिया गया है? 6 व्यक्ति को दिया गया है, जिसमें मेजर शुभांग, दीपक भारद्वाज, इनको देखिए मरणोपरांत दिया गया है। नायक जितेंद्र सिंह, उसके बाद रोहित कुमार, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, हंसना नहीं है। और सोडी नारायण, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। और श्रवण कश्यप, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। तो कुल मिलाकर के कीर्ति चक्र 6 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें मेजर शुभांग है, दीपक भारद्वाज है, नायक जितेंद्र सिंह है, रोहित कुमार है, सोडी नारायण है और श्रवण कश्यप। तो कुल मिलाकर के 6 व्यक्तियों को दिया गया है, इसको याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वर्ष में, पूरे वर्ष में एक बार जो है सो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है ये भी पुरस्कार वितरित करता है। तो इस बार जो 2022 का पुरस्कार जो था वो 23 में जारी किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC का जो पुरस्कार 2022 है, इसमें देखिएगा कि किसको क्या दिया गया है। तो महिला क्रिकेट का जो फ्लिंट ट्रॉफी है, देखिए ये जो ट्रॉफी दिया जाता है ना, फ्लिंट ट्रॉफी, ये केवल महिलाओं को ही दिया जाता है। तो महिला क्रिकेट के लिए, महिला क्रिकेटर को जो फ्लिंट ट्रॉफी दिया गया, ये नताली रूट को दिया गया। किसको दिया गया? नताली रूट सिकवर को। ये कहाँ की रहने वाली है? इंग्लैंड की रहने वाली है। कहाँ की? इंग्लैंड की। उसके बाद देखिए गैरी सोबर्स पुरस्कार, गैरी सोबर्स पुरस्कार ये बाबर आजम को दिया गया है, पाकिस्तान का बैट्समैन है, ठीक है। और गैरी सोबर्स पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? राहुल द्रविड़ को। किसे दिया गया था? राहुल द्रविड़ को दिया गया था। इस बात को याद रखिएगा, पहला भारतीय ये थे। और ये था गैरी सोबर्स, ये वेस्ट इंडीज़ का खिलाड़ी था, वेस्ट इंडीज़ का खिलाड़ी था। और इसी के नाम पर जो है सो इस प्रकार के पुरस्कार जारी किया जाता है, ठीक है साहब। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर, वनडे क्रिकेटर। सर्वश्रेष्ठ कौन सा? वनडे क्रिकेटर किसे घोषित किया गया है? बाबर आजम को। ये कहाँ का खिलाड़ी है? पाकिस्तान का। तो देखिए गैरी सोबर्स पुरस्कार भी इसे मिला है और इसके साथ साथ सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर का जो है सो अवार्ड भी बाबर आजम को ही मिला है। सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर, देखिए ये किसे? वेन स्टोक्स का। ये कहाँ का खिलाड़ी है? इंग्लैंड का, ठीक है। हम लोग को याद करना पड़ता है कि कौन कहाँ का खिलाड़ी है, हम लोग को, लेकिन ये लोग को याद करना नहीं पड़ता है कि कहाँ का ये क्रिकेटर है। सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर किसे घोषित किया गया है? सूर्य कुमार यादव। ये कहाँ का है? भारत का है। सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर वनडे में, वनडे में किसे? नटाली एस्कीवर को। आप देख लीजिए कि जो फ्लिंट ट्रॉफी ली है वही सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर घोषित हुई है, और जो गैरी सोबर्स लिया है वही वनडे क्रिकेटर पुरुष में घोषित हुआ है। देख रहे हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। पिक थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। सर्वश्रेष्ठ T20, सर्वश्रेष्ठ T20 महिला खिलाड़ी जो घोषित किया गया है, ताहलिया मैकग्रोथ। कौन है? ताहलिया मैकग्रोथ। ये कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है साहब, इसको याद रखेंगे। उसके बाद है 71वीं मिस यूनिवर्स पुरस्कार 2022। ये पहले भी हम लोग पहले भी किए हुए हैं। तो देखिए इसके विजेता कौन बने हैं? आर बोनी गैब्रियल। कौन बनी है? आर बोनी गैब्रियल। आप यहाँ पर देख सकते हैं पिक, थोड़ा सा ऊपर हो गया पिक, यही जो है आर बोनी गैब्रियल, ठीक है। उसके बाद देखिए इससे पूर्व कौन थी? हरना सिंधु। मतलब 2021 में कौन थी? हरना सिंधु थी। ये चंडीगढ़ की रहने वाली थी और यही ताज पहनाई है किसको? आर बोनी गैब्रियल को। तो कई बार पूछा जाता है कि हाल ही में 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 आर बोनी गैब्रियल बनी है, बताइए इन्हें ताज किसके द्वारा पहनाया गया? क्या बोलेंगे हम लोग? हरना सिंधु के द्वारा। किसके द्वारा? हरना सिंधु के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत की पहली महिला जो यूनिवर्स बनी थी कौन थी? वो सुष्मिता सेन। कब बनी थी? 1994 में। उसके बाद लारा दत्ता कब बनी थी? 2000 में। और पहली जो पूरी दुनिया में पहली जो मिस यूनिवर्स बनी थी वो कौन बनी थी? उर्मी कुर्सेला। कौन बनी थी? उर्मी कुर्सेला। ये कहाँ की है? फिनलैंड की है। और मिस यूनिवर्स पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? 1952 से। कब हुई है? 1952 से। इस बात को याद रखिएगा। चलिए उसके बाद है अगला आकाशदीप सम्मान 2022। सबसे पहला सवाल तो ये आएगा कि आकाशदीप सम्मान का संबंध किस क्षेत्रों से है? क्या याद रखेंगे हम लोग? साहित्य के क्षेत्रों से। यहाँ राशि जो दिया जाता है
5.5 लाख दिया जाता है। उसके बाद देखिए इसमें जो विजेता बना है वो दिगंबत शेखर जोशी, दिवंगत का मतलब समझते हैं, क्षुद्र ग्रह पे पहुंचे हुए हैं, और किसके लिए दिया गया है, हिंदी के लिए, ठीक है। और दूसरा जो व्यक्ति है जिन्हें दिया गया प्रतिभा राय को, ये भी हिंदी भाषा के लिए इनको दिया गया साहब। चलिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार 2023। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार भी इसको बोलते हैं, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार 2023, ठीक है। तो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है साहब। आप देखिए कि 67वें बीपीएससी में भी पिछले बार जो मिला था गुजरात आपदा प्रबंधन को और विनोद शर्मा को, पिछले बार 2022 में मिला था, तो वो सवाल पूछा गया था बीपीएससी में, इसीलिए करके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा। सबसे पहले याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है 2021 से हुई है। कब से हुई है, 2021 से हुई है। सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को, और इस दिन क्या मनाया जाता है, पराक्रम दिवस। कौन सा दिवस, पराक्रम दिवस मनाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। और इसी अवसर पर शुरू किया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार, ठीक है साहब। तो इसमें देखिएगा कि संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया है, ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को, और लंगलुई फायर स्टेशन मिजोरम, दोनों को संस्थागत श्रेणी में दिया गया है। व्यक्तिगत श्रेणी में इसको जारी अभी नहीं किया गया है। जबकि 2021 में जो दिया गया था गुजरात संस्था श्रेणी में, 2022 में संस्था श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन को और व्यक्तिगत श्रेणी में, दोनों श्रेणी में दिया जाता है। किसी व्यक्ति को भी दिया जाता है पर्सनली, और ये इसलिए दिया जाता है कि कौन सा संस्थाएं आपदा के समय में पूरे वर्ष में बेहतर काम किया हो, या कोई व्यक्ति आपदा के समय बेहतर पूरे वर्ष में काम किया हो, तो ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है। और ये व्यक्तिगत श्रेणी में 2022 में जो दिया गया था विनोद शर्मा को दिया गया था। तो आप देखिए कि एक एग्जाम में व्यक्तिगत श्रेणी का पूछा गया था, और एक एग्जाम में आपको संस्था वाला पूछा गया था। दोनों सवाल पूछा गया है, इसलिए करके काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो जाता है साहब। चलिए कौन, हाँ उत्तराखंड के चलिए लिखा हुआ है 2022 में संस्थागत श्रेणी में किसे, गुजरात आपदा प्रबंधन को, और व्यक्तिगत श्रेणी में विनोद कुमार शर्मा को। चलिए अब देखिए इसकी शुरुआत 2021 होना चाहिए था, 2021। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, 23 जनवरी। चलिए 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, अगला पॉइंट है कि 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 6 व्यक्ति को पद्म विभूषण, 9 व्यक्ति को पद्म भूषण और 91 व्यक्ति को पद्म श्री दिया गया है। ये दरोगा के लहजा से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब आप प्रीवियस ईयर का करंट अफेयर देखिएगा तो आप देखिएगा कि पद्म विभूषण पद्म भूषण से एकदम से सवाल आता है। अगर जारी कर दिया गया है एग्ज़ाम से पहले तो एकदम फिक्स ही है। चाहे आप 19 का एग्ज़ाम उठा करके देख लीजिए, चाहे आप क्या कहते हैं 21 का एग्ज़ाम उठा करके देख लीजिए, एकदम फिक्स से पूछा गया है। इसलिए करके ये काफ़ी इंपॉर्टेंट खास करके दरोगा के लिए हो जाता है। वो तो बाद में हम लोग देखेंगे कहाँ से क्या छपता है। चलिए नेक्स्ट है, देखते हैं हम लोग। देखिए ये जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री या भारत रत्न, ये सारे जो है ना, ये नागरिकता सम्मान है। सर्वोच्च नागरिकता सम्मान जो भारत का कौन सा है, भारत रत्न है। नागरिकता सम्मान का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, भारत रत्न है। दूसरा सबसे बड़ा नागरिकता सम्मान पद्म विभूषण, तीसरा सबसे बड़ा जो सम्मान पद्म भूषण, और चौथा में हो जाता है आपका पद्म श्री। ठीक है, तो अभी भारत रत्न घोषित नहीं किया गया है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री को घोषित किया गया है। इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए, हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। और ये जब भी जारी किया जाता है तो 26 जनवरी के अवसर पर जारी किया जाता है। चलिए देखिएगा कि इसमें पद्म विभूषण पुरस्कार जो दिया गया 2023 6 व्यक्ति को, देखिए 6/9/91 याद रखिएगा। कभी कभी सीधा पूछा जाता है कि कितने, एकदम सिंपल सवाल कि हाल ही में 2023 में पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया, तो कई बार एकदम सिंपल से सवाल इस तरह से पूछ देता है। तो
तो याद रखिएगा 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, जो नागरिकता का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। चलिए अब देखिए मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव को दिया गया, आपको पता है कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे, ये बातें हम लोग पढ़े हैं, और इनको दिया गया है मरणोपरांत। आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के जो मुखिया थे, संस्थापक थे मुलायम सिंह यादव, ये जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए दूसरा है श्री दिलीप महालनोबिस। श्री दिलीप महालनोबिस, इनको भी मरणोपरांत दिया गया, और याद रखिएगा ORS के क्या थे, जनक थे, ORS के जनक थे, इस बात को याद रखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए उसके बाद है बाल कृष्ण दोषी। बाल कृष्ण दोषी, इनको मरणोपरांत दिया गया, और ये भी क्या थे, वास्तुकार थे। बाल कृष्ण दोषी को कई पुरस्कार पहले भी मिल चुका है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, ये बातें हम लोग पहले भी जानते हैं। चलिए उसके बाद देखिए श्री SM कृष्णा, ये कर्नाटक के पूर्व CM रह चुके हैं, ये कर्नाटक के पूर्व CM रह चुके हैं। उसके बाद है जाकिर हुसैन, तबला वादक। ये पता है आपको, कई बार सिंपल सवाल यही पूछा जाता है कि जाकिर हुसैन का संबंध किस क्षेत्र से, कई बार इस तरह से सवाल पूछा जाता है, तो इस बात को याद रखिएगा। ये जो है सो जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, तबला। तो उसके बाद ये ध्यान में नहीं है शायद, जाकिर हुसैन महाराष्ट्र के श्री निवास वर्धन, ये गणितज्ञ थे। तो कुल मिलाकर के भारतीय मूल के ये गणितज्ञ थे, USA के, भारतीय मूल के USA के। तो श्रीनिवास वर्धन को दिया गया गणित के क्षेत्र में। तो इस बात को 6 व्यक्ति को याद रखिएगा। पहला व्यक्ति है मुलायम सिंह यादव, दूसरा है दिलीप महालनोबिस, उसके बाद है बाल कृष्ण दोषी, उसके बाद है SM कृष्णा, उसके बाद है जाकिर हुसैन, और उसके बाद है आपका श्रीनिवास वर्धन, ये गणित के क्षेत्र में, और इनको भी गणित के क्षेत्र में कई पुरस्कार दिया गया है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है पद्म भूषण। नेक्स्ट क्या है, पद्म भूषण। तो 6 व्यक्तियों को दिया गया ना पद्म विभूषण। तो पहला व्यक्ति कौन सा था इसमें, मुलायम सिंह यादव, उसके बाद कौन, दिलीप महालनोबिस, उसके बाद जाकिर हुसैन, बाल कृष्ण दोषी, उसके बाद SM कृष्णा। कहाँ के मुख्यमंत्री थे, ये मुख्यमंत्री कहाँ के थे, कर्नाटक के। और छठा में कौन थे लास्ट में, जाकिर हुसैन थे, श्रीनिवासन गणितज्ञ थे। चलिए उसके बाद देखिए पद्म भूषण। पद्म भूषण 2023 ये 9 व्यक्तियों को दिया गया है, ठीक है। कितने व्यक्ति को दिया गया है, 9 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें देखिए सुश्री वाणी जयराम, सुश्री वाणी जयराम, और ये महाभिभियाई हो जाता है, महाभिभियाई, क्योंकि पद्म भूषण इनको मिला है और ये मर भी गए हैं, ऐसे में इसी वजह से, हाँ सही बात बोल रहे हैं। तो किधर चल गए हो, एक मिनट देखिए। तो सुश्री वाणी जयराम इसलिए कला से संबंधित थे, और कहाँ के थे, तमिलनाडु के, और इनको पद्म भूषण पुरस्कार 2023 में मिला है। और इसके साथ हुआ क्या है कि इनकी मृत्यु भी हो गई है। तो एक तो पहला नंबर महिला थी इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया, दूसरा बात है इसलिए कि पद्म भूषण मिल गया इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया, और तीसरा बात है ये इनकी मृत्यु भी हो गई तो और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ऐसा नहीं बात है। और हमको लगता है कि छपने वाला ही है, ऐसा नहीं बात है। चलिए बाकी जिसको लगता है कि याद करना है तो कर लीजिए, नहीं लगता है कि ऐसे कुछ बोल दे रहे हैं तो कोई बात नहीं है। चलिए सुश्री सुधा मूर्ति, ये सामाजिक कार्यकर्ता थे, और ये भी कहाँ से संबंधित थे, कर्नाटक से। आप देख लीजिए सुधा मूर्ति, ठीक है, सोशल वर्कर है ये कर्नाटका के। उसके बाद देखिए श्री SL भैरप्पा, कौन है, श्री SL भैरप्पा, इनका संबंध साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से, और ये कहाँ के हैं, कर्नाटका के हैं। कुमार मंगलम बिरला, ये उद्योग क्षेत्र से हैं, कहाँ के, महाराष्ट्र से। श्री दीपक धर, ये भौतिकी वैज्ञानिक हैं ये, और ये जो है सो कहाँ से है, महाराष्ट्र से है। स्वामी चिन्नाजियर, ये अध्यात्म के क्षेत्र से, तेलंगाना। अब देखिए अध्यात्म के क्षेत्र को भी दिया जाता है, देख रहे हैं। तो इससे बढ़िया है कि आप साधु महात्मा बन जाएगा, आपको कम से कम नागरिकता सम्मान मिल जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला है कपिल कपूर। कपिल कपूर साहित्य एवं शिक्षा
ये दिल्ली से संबंधित। सीधी बात है, सरकार के पक्ष में बोलते रहिए, सरकार के भविष्य को बताते रहिए कि 2070 तक जो है सो सरकारें रहेंगी, इसे कोई हिला नहीं सकता है, ये मेरा भविष्यवाणी है, हम इसका पूरा जो है सो ना ग्रह उपग्रह सब देख चुके हैं ऐसा नहीं। हाँ, और उसके बाद बार बार फाइनेंस करिए और बार बार थोड़ा सा बोलते रहिए कि हिंदू राष्ट्र, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, कमलेश डी पटेल, इनको भी देखिए अध्यात्म के क्षेत्र में दिया गया है, इन्हें तेलंगाना। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए पद्म श्री पुरस्कार 2023, ये 91 व्यक्ति को दिया गया है। तो 91 व्यक्ति को याद रखना ना मेरे बस की बात है, और हमको भी लगता है कि आप लोगों के भी बस की बात नहीं होना चाहिए। और बाय चांस अगर हो सकता है कि कोई बच्चा ये बात बोलने के बाद ज़बरदस्ती रट भी ले, तो हमको लगता है कि सप्ताह भर से अधिक याद भी रखने की बात नहीं है। हमको तो लगता है 91 रटना ही इम्पॉसिबल है क्या? हाँ चलिए साहब, कोई बात नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि पद्मश्री, देखिए पद्मश्री जो दिया गया है 91 व्यक्तियों को दिया गया है, तो हम लोग जो इम्पोर्टेंट है, जो हमको लगा कि ये पूछने के लायक है, पूछा जा सकता है, उसको संकलित कर दिए यहाँ पे। बाकी आपको लगे कि नहीं इससे अधिक और याद करना है, तो आपको लिस्ट हम देंगे, अगर आपको याद करना होगा तो आराम से आप कर सकते हैं। लेकिन हमें जो लग रहा है कि जो पूछा जा सकता है, खास करके बिहार के एग्ज़ाम में, वो हम लोग संकलित कर दिए हैं। चलिए साहब, अब देखिए सुभद्रा देवी, याद रखिएगा किस क्षेत्र से? कला के क्षेत्र से, और बिहार के ये मधुबनी जिला से। तो सबसे पहला नंबर बिहार के व्यक्तियों को अगर मिला है तो इसको तो जरूर याद रखिए। तो याद रखिएगा सुभद्रा देवी कला के क्षेत्र से, बिहार के हैं ये, मधुबनी जिला से, और इनका संबंध मधुबनी पेंटिंग से है, मधुबनी पेंटिंग से है। तो देख लीजिए यहाँ पर जो ये मामा दिख रही है ना, ये दादी जो दिख रही है ना, ये दादी यही है सुभद्रा देवी, आए समझ में? ये दादी जो है सुभद्रा देवी, आए समझ में? तो याद रखना है। संस्थाओं, देखिए संस्था से पहला नंबर जुड़ी होती है। दूसरी बात है कि देखिए सबसे बड़ी बात है क्या है कि मीडिया वाला जो जिसको जितना हाईलाइट कर देता है, बस वो जो है सो, और ख़ास करके सरकार का भी आपके ऊपर। चलिए, उसके बाद देखिए आनंद कुमार, साहित्य एवं शिक्षा से क्षेत्र से, ये भी बिहार के हैं। आप देख लीजिए सुपर 30 के जो संस्थापक हैं आनंद कुमार, शिक्षा के क्षेत्र से, इनको भी जो है सो दिया गया है, ऐसे में बात है। चलिए, उसके बाद देखिए कपिल देव बाबा हैं, कपिल देव प्रसाद, ऐसा में? तो याद रखना बिहार से एगो दादी हैं सुभद्रा देवी, एगो दादा है कपिल देव दादा, ऐसा में? तो एगो मामा को याद रखना है, एगो बाबा को याद रखना, ऐसा में? तो हाँ, आनंद कुमार बीच में भैया है ना, तो याद रखना है सुभद्रा मामा और कपिल देव बाबा, ऐसे में याद, क्योंकि बिहार का इम्पोर्टेंट था, हम लोग बिहार के लोग हैं तो ऐसे याद कर सकते हैं। हाँ चलिए, तो 3 व्यक्ति हो गया, कपिल देव प्रसाद, इनका भी संबंध कला से, तो मामा भी कला से, बाबा भी कला से, ऐसा में? तो एक है नालंदा से, ऐसा में? नालंदा से, ऐसा में? तो याद रखेंगे बिहार के 3 व्यक्ति, ये कौन है? हाँ सुभद्रा मामा, उसके बाद आनंद भैया, और उसके बाद कपिल देव बाबा। चलिए ठीक है, तो याद रखेंगे सुभद्रा देवी का संबंध कला के क्षेत्र से, मधुबनी से है, आनंद कुमार शिक्षा से, और कपिल देव प्रसाद ये जो है नालंदा से संबंधित है और कला से संबंधित है। ठीक है, चलिए साहब, बहुत बढ़िया, 3 को याद कर लिए ना। चलिए, बहुत बढ़िया। आप यहाँ देख रहे हैं कपिल देव बाबा है जहाँ है, देख रहे यही है, मामा यहाँ है, ऐसा में? चलिए, नहीं देख रहे हैं? हाँ, तो चलिए चलिए, भानुभाई चित्रा, ये भी कला से संबंधित है, और कहाँ के हैं? गुजरात के। उसके बाद देखिए थोड़ा नाम टफ होगा, लेकिन हम लोग को याद रखना है, ठीक है, टफ ही नाम पूछा जाएगा। चलिए, उसके बाद हेमोप्रोबा चूटिया, क्या है? हेमोप्रोबा चूटिया, ऐसा में? तो ये भी कला से संबंधित है, और कहाँ के? ये असम से। तो हेमोप्रोबा
चूटिया, ऐसा बात है। चलिए याद रखेंगे। नरेंद्र चंद्र देव वर्मा, ये सामाजिक सार्वजनिक मामलों से संबंधित है, ये त्रिपुरा के हैं और ये मरणोपरांत, क्योंकि जो खास करके पूर्वोत्तर राज्य के कोई व्यक्ति है और उसे दिया गया है तो वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद एक तो गुजरात का जरूर याद रखिएगा। चलिए अच्छा, राकेश राधे श्याम झुनझुनवाला, आपको बताए थे इससे पहले कि जो है सो राकेश झुनझुनवाला झुनझुनाया गया था, मतलब मृत्यु हो गई थी, इसका मृत्यु हो गया था ना, तो मरणोपरांत इसे दिया गया है पद्मश्री। ऐसा में तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। एगो देखिए कि पहले पुरस्कार मिला और तब जाके मर गई, कौन? वाणी राम, ठीक है। एगो क्या है, मर गया तब ओकरा पुरस्कार मिला, समझ रहे? तो जो मर गया पुरस्कार मिला, या फिर पुरस्कार मिला मर गया, तो याद रखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखेंगे कि राकेश झुनझुनवाला झुनझुनाने के बाद इसको क्या मिला है? पद्मश्री मिला है, मतलब मरने के बाद, ठीक है। चलिए आरिज खवाटा, इनका संबंध व्यापार उद्योग से है, व्यापार से उद्योग से है, गुजरात के हैं, इन्हें भी क्या मरणोपरांत दिया गया, ठीक है। कर्मा वांगचू, इनका भी संबंध सार्वजनिक कार्य से है, ये अरुणाचल प्रदेश के हैं और इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है सर। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद है एस एम किरवानी, ये कला से संबंधित हैं, आंध्र प्रदेश के हैं और आपको पता है कि इनका जो गाना था नाटू नाटू, उनको ऑस्कर के लिए जो है सो पुरस्कृत किया गया था ऑस्कर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यही है आपके किरवानी, ठीक है सर। ये तो द्रौपदी मुर्मू हैं, ये अभी देखिए ना, देख नहीं रहे यहाँ पे, बुझा नहीं रहा। चलिए अगला देखिए, हाँ रवीना टंडन पे चला गया, मतलब इतना बाबा मामा पर आए तो न नजर गया, और रवीना टंडन का पहले ढूंढ लिया, बताइए। चलिए अगला देखिए, कुशोक थिक से नवांग चंग स्टेनिजन, ठीक है। कुशोक थिक से नवांग चंग और स्टेनिजन, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये किस, और ये VVI है, क्योंकि आप देख रहे हैं लद्दाख क्षेत्र से है, इस वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा, पूरा नाम नहीं याद रखेंगे, थोड़ा बहुत याद रखेंगे, कुशोक थिक से कम याद रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद है रवीना टंडन, ये कला से संबंधित और कहाँ से है? महाराष्ट्र से। इतना बात तो जानते होंगे, इसके बारे में और ज़्यादा नहीं बोलना है हमको, क्योंकि आप लोग इसका बायोग्राफी ज़्यादा जानते होंगे। चलिए अगला देखिएगा साहब, ये तो हो गया पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये हो गया। चलिए बाकी ये तो आपको 12 हम करवा दिए, बाकी छोड़ दिए, जो इम्पोर्टेंट हमको लगा वो करवा दिए। हम लोग पढ़ रहे थे कि जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव की मृत्यु 12 जनवरी 2023 को हो गई। ये 7 बार लोकसभा के सदस्य और 3 बार राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं। बाद में इन्होंने लोकतांत्रिक जनता दल का गठन किए थे, मतलब जेडीयू से अलग होकर के, जनता दल यूनाइटेड से अलग होकर के, फिर लास्ट में ये लोकतांत्रिक जनता दल की इन्होंने गठन किया था, ठीक है। देखिए 7 बार ये बन चुके हैं क्या लोकसभा सदस्य, 3 बार बन चुके हैं, मतलब कुल मिलाकर पूरा जीवन जो है सो नहीं संसद का सदन का सदस्य बनते रह गए। चलिए देखिए उसके बाद है कि भारतीय थल सेना की पहली महिला शिवा चौहान, याद रखिएगा, काफ़ी VVI हो जाएगा ये। शिवा चौहान को सियाचिन में कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है और इसकी चर्चा PM मोदी भी अपने मन की बात में किए थे, ऐसा बात है। तो इस वजह से और इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर का जो कुमार पोस्ट है ये काफ़ी हाइट पर है, ऐसा में, और सबसे अंतिम पोस्ट भी है। यहाँ पर कभी भी महिलाओं की नियुक्ति नहीं हुआ करती थी, लेकिन इस बार पहली जो महिला है शिवा चौहान, इसकी नियुक्ति कुमार पोस्ट पर किया गया है। इसी वजह से PM मोदी जो है इनकी बहादुरी का चर्चा भी किए थे, तो सवाल हो सकता है कि यहाँ से पूछा जाएगा। चलिए आप देख रहे हैं यहाँ पर यही है शिवा चौहान, ठीक है। चलिए कुछ दिवस जल्दी से देख लेते हैं हम लोग कि 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस, ठीक है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 2003 से। पहली बार कहाँ मनाया गया था? नई दिल्ली में मनाया गया था। और आपको पता है कि गांधी जी के वापस लौटने के कारण
जो 1915 में 9 जनवरी 1915 को लौट के आए थे भारत में, उन्हीं के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। उसके बाद 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस कब से मनाया जाता है? 1975 से, और नागपुर में। और अभी आपको बताए थे कि अभी हाल ही में जो है सो हिंदी दिवस कहाँ मनाया गया? फिजी में। चलिए बहुत बढ़िया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, विवेकानंद के जन्म अवसर पर। और इस समय का जो थीम था 2023 का वो था विकसित युवा विकसित देश। विकसित युवा विकसित देश। तो विकास विकसित सब छूटता अभी हम लोगों को नहीं है। आत्मनिर्भर, विकसित, विकास है कि नहीं, लोकल फॉर वोकल, अमृतकाल, ये सब छूटने वाला नहीं है हम लोग कभी। हाँ, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती जिसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं 2021 से। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस कब से मनाते हैं? 2009 से। बहुत बढ़िया। क्या बोले? बरेल दिवस। ब्रेल लिपि का खोज किसने किया था बताइए? लुई ब्रेल किया था, तो उसी की जयंती पर मनाया जाता है। ब्रेल लिपि जो होता है ना, वो अंधा को पढ़ने के लिए लिपि होती है। आए समझ में? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब से मनाया जाता है? 2011 से। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और गणतंत्र दिवस, इसको याद रखिएगा। फिर 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। और इसी दिन मनाया जाता है कुष्ठ निवारण दिवस। ठीक है साहब, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद प्रमुख पुस्तक कुछ है, इसको देख लेते हैं जल्दी से। गौतम अडानी रीइमेजिनिंग बिजनेस इन इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है, यह पुस्तक जो लिखा गया किसके द्वारा? आर.एन. भास्कर के द्वारा। मतलब गौतम अडानी किस प्रकार से अपने बिजनेस को भारत में और पूरे दुनिया में विस्तरित किया है, उसके बारे में लिखा गया है। चलिए, कोचिंग बियॉन्ड माय डेज विथ द इंडियन क्रिकेट टीम, ये लिखा गया है 2 व्यक्तियों के द्वारा, आर श्रीधर और आर कौशिक। ठीक है, उसके बाद है इरफान खान, ए लाइफ इन द मूवीज। इरफान खान पर लिखा गया पुस्तकें हैं। ये कौन लिखा है? शुभ्रा गुप्ता। कौन लिखा है? शुभ्रा गुप्ता। चलिए बहुत बढ़िया। अगला है भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां वार्षिक सम्मेलन। देखिए, ये जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मतलब ये मत समझिएगा कि कांग्रेस पार्टी का कोई बैठक है, बल्कि पूरे भारत का जितना भी साइंस से जुड़ा हुआ, वैज्ञानिक वगैरह हो गया, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ जो भी व्यक्ति होता है, इसका वर्ष में एक बार बैठक होता है। तो ये 108वां वार्षिक अधिवेशन था ये। ठीक है, ये 3 जनवरी से 7 जनवरी 2023 को कहाँ हुआ है? नागपुर में संपन्न हुआ है। और इस वर्ष का जो थीम था, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास। बोले ना, विकास कभी नहीं छोड़ेगा। सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आया समझ में? तो हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाल ही में दिसंबर 2022 में नागालैंड की राजधानी कोहिमा के निकट शामा में, नागालैंड की राजधानी कोहिमा के निकट शामा में हॉर्नबिल महोत्सव। और ये आप जा कर के देखिएगा तो ये आपको दरोगा में मिल जाएगा, कई बार पूछा गया है। हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया और इसका जो उद्घाटन किए थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर और वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे त्रिपुरा के नेफ्यूरियो, ये दोनों मिलकर के इस हॉर्नबिल फेस्टिवल का क्या किए थे? उद्घाटन किए थे साहब। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला है, अब देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी हॉर्नबिल फेस्टिवल की? 2000 ईस्वी को। और ये जो मनाया जाता है नागालैंड की स्थापना दिवस पर ही मनाया जाता है, आप देखिए। ठीक है, तो याद रखिएगा नागालैंड की स्थापना दिवस कब है? 1 दिसंबर 1963 को। एक मिनट, हाँ ठीक है। अब देखिएगा कि इसका उद्देश्य क्या है? नागा जाति के संस्कृति को दुनिया से परिचित करवाना। मतलब नागा जाति की जो भी संस्कृति है, जो भी रीति रिवाज है, ये सारे जो है दुनिया तक पहुंचाया जाए, इसके ये ही उद्देश्य होता है। और ये अपनी सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से इस पर्व के अवसर पर अपनी संस्कृति को दूर दूर पहुंचाने का ये कार्य करते हैं। चलिए, वायुसेना के 2 विमान सुखोई 30, वायुसेना के 2 विमान सुखोई 30 और मिराज 2000 मध्य प्रदेश के मुरैना में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 2 पायलट की मृत्यु हो गई। देख रहे साहब, यही बात बोल देते हैं तो सबको बुरा लग जाता है, सबको बुरा लग जाता है कि हमारा, देखिए हमारे सबसे एडवांस अगर टेक्नोलॉजी है, सबसे अधिक भारत का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी लेस जो अगर कोई लड़ाकू विमान है सुखोई 30, ये 360 डिग्री मूव कर सकता है।
3 सेकेंड में 360 डिग्री ये मूव कर जाता है, चारों तरफ घूम जाता है। ऊपर में ही फ्यूल अगर खत्म हो गया तो भर लेगा, समझ, हाँ, ऑटोमेटिक, दूसरे जहाज से ऑटोमेटिक भर लेगा। इस तरह से सुखोई 30 इतना एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस जहाज है। और ये जा करके देखिए कि अगर उसमें वायुसेना का पायलट होता है तो क्या हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त। अब देखिए मिराज 2000 जो आपको पता है कि सर्जिकल स्ट्राइक में इसी जहाज का प्रयोग किया गया था, जो टारगेट के ढूंढ को मारता है। अब बताइए वो जब खाली जा रहा है तो क्या हो रहा है, पायलट हमारा जो है उसकी हत्या हो जा रही है, मृत्यु हो जा रही है, बताइए। लेकिन आज तक कोई नेतवा ऐसा है जब चुनावी रैली में हमारी भारतीय सेना का जहाज प्रयोग करता तो उसका जहाज कभी क्रैश हो गया हो? आज तक कभी भी नेतवा का जहाज काहे नहीं क्रैश होता है? वो भी तो जाता है, जब भी चुनाव होगा तो आप देखिएगा मैक्सिमम जो नेता है वो हेलीकॉप्टर से जाएगा, और जो सबसे खास करके जो केंद्रीय नेता होगा, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब वायुसेना के ही विमान से जाते हैं। अब वायुसेना के विमान से अगर जाते हैं तो उस समय क्यों नहीं क्रैश होता है? हमारा सेना बस से जाएगा तब खाई में गिर जाएगा, ब्रेक के फेल हो जाएगा। हमारा सेना ऊपर से जाएगा तो ऊपरे में क्रैश कर जाएगा। हमारा सेना जो है सो ट्रेन से जाएगा तो ट्रेन में उलट जाएगा। बताइए ये सब जो होता है हमारे नागरिकों के साथ और हमारे सेना के साथ ही क्यों होता है? कभी आज तक ऐसा हुआ है कि नेता का कभी सुने हैं कि गाड़ी टकरा गया, ब्रेक फेल हो गया, उसका गाड़ी नदी में कूद गया, पुल से उलट गया, ट्रेन से जा रहा है तो ट्रेन जो है सो उलट गया, हवाई जहाज से जा रहा था हवाई जहाज क्रैश कर गया, कभी होता है? लेकिन हमारा सेना का होता है। और सेना में भी आप देखिए हमारे जो प्रथम CDS थे बिपिन रावत, जो देश के लिए काफ़ी बड़ा योगदान दिए थे CDS बिपिन रावत, उनका क्रैश हो जाता है जहाज। उतने बड़े अधिकारी का जहाज क्यों नहीं चेक किया जाता है? अगर टेक्नोलॉजी फेल हो जाता है तो हमारे सेना के साथ ही टेक्नोलॉजी क्यों फेल होता है? नेतवा के साथ टेक्नोलॉजी क्यों नहीं फेल होता? उस समय टेक्नोलॉजी कैसे प्रॉपर काम करता है? सही बात है कि गलत बात है, बताइए। अगर टेक्नोलॉजी वही लगा हुआ हमारे CDS बिपिन रावत में, वही टेक्नोलॉजी हमारे नेतवा में लगा हुआ है, तो CDS बिपिन रावत का टेक्नोलॉजी फेल क्यों गया विमान का, हेलीकॉप्टर का? और इतना जो भारत में इतना विधायक है, इतना सांसद है, इतना मंत्री है, एको को आज तक देखे कि हेलीकॉप्टर क्रैश में उसकी मृत्यु हो गई? क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये सब जो होता है ना जानबूझ के करवाया गया होता है। और यही बात बोल देंगे ना तो जो भक्त होगा उसको भी बुरा लगेगा, जो चमचा होगा उसको भी बुरा लगेगा। तो हमारा भाषण वही सुन सकता है जो इस सब देश का सब नागरिक है, ईमानदार नागरिक है, समझदार नागरिक है, जिम्मेदार नागरिक है, उसी को बढ़िया लग सकता है कि नहीं? चलिए क्या हुआ? चलिए गलत बोल रहे हैं, बताइए सही बात है कि नहीं है? अगर टेक्नोलॉजी फेल होता है, मान गए इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, टेक्नोलॉजी फेल होता है, तो हर बार टेक्नोलॉजी फेल हमारे सेना के साथ ही क्यों? ये पहले बताइए। अगर टेक्नोलॉजी नेताओं के साथ इतना दुरुस्त होता था, हमारे सेनाओं का इतना टेक्नोलॉजी दुरुस्त क्यों नहीं होता है? तो सीधी बात है कि जानबूझ के कराया गया चीजें होता है। बताइए आज ट्रेन हादसा हो गया, अब बोला कि 10 लाख रुपया मुआवजा दे देंगे। बाबू ऐसा करो नेतवा, तुम लोग प्रधानमंत्री या फिर रक्षा मंत्री या कोई भी पार्टी का विपक्षी नेता, ऐसा करो अपना बेटवा को हमारा यहाँ भेजो और गड़िया में बैठा के उल्टवा देंगे नदिया में, ऐसा में, और तोरा 15 लाख दे देंगे। हाँ 5 लाख हम और ऊपर से दे देंगे, मुआवजा तोरा 15 लाख देंगे, तनी भेज दो उधर से। 50 लाख तोरा दे देंगे, तनी भेज दो, मुआवजा तोरा दे देंगे। बताइए जिस परिवार का अभी न्यूज़ पर दिखा रहा था, उसकी पत्नी मर गई, उसका बेटा मर गया, उसकी बेटी मर गई, और वो बेचारे लाश को ढूंढ करके तब बोल रहा है कि 10 लाख रुपया मुआवजा देंगे। बेचारा रो के बोल रहा है जब हमारी पत्नी नहीं रही, बेटा नहीं रहा, बेटी नहीं रही, परिवार ही नहीं रहा, तो 10 लाख रुपया लेके हम करेंगे क्या? यही बात हम नेतवा को बोलते हैं। ऐसा करिए आप अपने परिवार को भेजिए, यही हमारा जो राजेंद्र पुल है ना उल्टवा देते हैं यहीं से, और 20-20 लाख रुपया हम आपको मुआवजा दे देते हैं। आपका टेक्नोलॉजी काहे नहीं फेल होता है? जो हमारा नागरिक गरीब व्यक्ति जाता है कमाने के लिए, उसी का टेक्नोलॉजी क्यों फेल हो जाता है? तो और ये चीजें जो आप देख रहे हैं ना, विमान दुर्घटना, ये जो देख रहे हैं सेनाओं का विमान दुर्घटना, आप ये नया नहीं, हर महीना में हम आपको 1-2 दिखाते हैं। हर महीना में कभी बस जो है सो सेना का खाई में गिरता है, कभी राजस्थान में, कभी कहीं। MiG-21 तो हर दिन लगता है कि हर दिन जो है सो होता है। बताइए एक पायलट बनने में कितना मेहनत है, कितना पढ़ना पड़ता है, कितना टाइम देना पड़ता है, कभी सोचा है नेतवा लोग?
उसके बेटा का तो करियर बना हुआ है, बस अपने रिटायर हुए, अपने जो है सो राजनीति से संन्यास लेंगे तो पहले ओकरा पीछा पीछा लगा देंगे। लेकिन एक पायलट बनने में बच्चा को जन्म से लेकर के आज तक कितना मेहनत करता होगा, और वो बच्चा का जो पिता होगा कितना कमा करके उसमें लगाया होगा। 1 इंच कम रहता तो हटा देते हैं, आपसे नहीं होगा। पता है पायलट बनने के लिए एक से एक क्या कहते हैं मेडिकल टेस्ट होती है, हम देखे हैं इस चीज़ों को। आप निकाल देते हैं और सीधे MiG-21 में जो है चढ़ा करके कहते चल जा ऊपर क्षुद्र ग्रह पे, और बोल देते हैं कि 10 लाख आपको मुआवजा दे देंगे। बताइए ये सब कोई बात हुआ? और यही बात बोल देते हैं तो सबको बुरा लग जाता है। चलिए चलिए, अब सोच रहे हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं तो हम तो जान रहे हैं कि एक सिंपल नौकरी बिहार पुलिस लेने में कितना मुश्किल है, दरोगा का नौकरी लेने में कितना मुश्किल है, यहाँ पायलट बनने की बात है। तब इसको कहता कि चढ़ जा ऊपर, क्या कहते हैं मिराज 2000 में मिराज पे चढ़ा के सुराज पर भेज देता है। बताइए जानबूझ के कराया हुआ है ना, ये हमारे सेना शहीद थोड़े हो रहा है, ये हमारे सेना को शहीद करवाया जाता है। चलिए हाँ वही होगा ना, कुछ नहीं करेगा, कीर्ति चक्र कुछ दे दिया बस सब लोग खुश हैं। चलिए 21वां वरुण युद्धाभ्यास 2023, इसका आयोजन कहाँ हुआ? भारत और फ्रांस के बीच हुआ, और ये नौसेना का है। और इसके साथ साथ आपको पता है कि वरुण के साथ साथ फ्रांस के साथ हम लोग वरुण के साथ क्या करते हैं? गरुड़ युद्धाभ्यास जो वायुसेना का है, एक शक्ति युद्धाभ्यास करते हैं जो थल सेना का है। और केवल पूछेगा ना युद्धाभ्यास क्या बोलेंगे? USA बोलेंगे, ठीक है, USA बोलेंगे। चलिए उसके बाद है साइक्लोन युद्धाभ्यास, ये 2023 में हुआ है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? राजस्थान के जैसलमेर में हुआ। किसके बीच में हुआ? भारत एवं मिस्र, और ये थल सेना का है। और क्योंकि ये पहली बार हुआ तो इसलिए करके याद रखिएगा, साइक्लोन 1 देख रहे हैं पहला युद्धाभ्यास है, इसीलिए करके पहली बार शुरुआत हुआ, तो हो सकता है कि इम्पोर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है। उसके बाद है 15 जनवरी 2023 को नेपाल में काठमांडू से पोखरा जा रहे यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 68 यात्री एवं 4 पायलट की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसमें 5 भारतीय भी क्या थे? शामिल थे। चलिए क्या बोले? हाँ बताइए, वही बात न बोल रहे, जितना भी एक्सीडेंट होगा ना केवल नागरिक वाला होगा और सेना वाला होगा, कहीं भी। चलिए अगला है कि MP के होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम। क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अगला है कि इंडोनेशियाई मास्टर्स बैडमिंटन 2023। देखिए इसका आयोजन कहाँ हुआ? जकार्ता में। इसमें पुरुष विजेता जो बना है जोनाथन क्रिस्टी। कौन बने हैं? जोनाथन क्रिस्टी। कहाँ गए हैं? इंडोनेशिया के। और इसके उप विजेता जो बने चिको डूबी वार्गियो। कौन बने? चिको डूबी वार्डोयो। तो याद रखिएगा डूबी जो थे डूब गए थे किसमें? मास्टर बैडमिंटन, मतलब हार गए, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए महिला विजेता कौन बनी है? आन से यंग। ये कहाँ के हैं? दक्षिण कोरिया के। और महिला उप विजेता जो बने हैं कैरोलिना मारिन। कौन बने हैं? कैरोलिना मारिन। कहाँ के हैं? स्पेन के। उसके बाद देखिए मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2023। मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2023 इसका आयोजन जो हुआ है कहाँ हुआ है? कोलालमपुर में। इसकी राजधानी यहाँ है। इसमें पुरुष विजेता कौन बने हैं? विक्टर एक्सेलसेन। कौन बने हैं? विक्टर एक्सेलसेन। कहाँ के हैं? डेनमार्क के। उप विजेता जो बने हैं कौन बने हैं? कोडाई नाराओका। कहाँ के हैं? जापान के। महिला विजेता जो बने हैं अकाने यामागुची। ये कहाँ के? जापान के। और महिला उप विजेता बने हैं कौन है? आन से यंग। कौन बने हैं? आन से यंग। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए महिलाओं का जो अंडर 19 ICC विश्व कप T20 2023 का जो आयोजन होगा कहाँ हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। और इसका विजेता कौन बना है? भारत बना है। तो काफ़ी भी आई है साहब, भारत बना है। और इंग्लैंड को ये 7 विकेट से हराई है। देखिए हम लोग की महिला जो है सो कितना आगे बढ़ रही है, 7 विकेट से हरा देती है। अब बाकी पुरुष वाला जो टीम है ना, 7 विकेट से हरा कर बना। इसमें भारतीय टीम की जो कप्तानी की है कौन की है? सैफाली वर्मा की है। और उप कप्तान जो थी इसमें कौन थे? श्वेता सहरावत थी, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए साहब नेक्स्ट देख लेते हैं। आगामी जो होगा महिला का
अंडर 90 आईसीसी कहाँ होगा? मलेशिया और थाईलैंड में होगा। चलिए उसके बाद देखिए ये है ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस। आपको पता है कि वर्ष के शुरू में जो होता है कौन सा ओपन टेनिस होता है? वर्ष के शुरू में नहीं, यूएसए सबसे लास्ट में, दिसंबर में ऑस्ट्रेलियाई। चलिए इसमें देखिए ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2023, इसमें पुरुष विजेता जो बना, ये भी दरोगा के लहजा से इंपॉर्टेंट है। नोवाक जोकोविच कहाँ का? ये सर्बिया का है। उप विजेता जो बना है स्टेफानोस सितसिपास। स्टेफानोस सितसिपास ये कहाँ के हैं? ग्रीस के। ये नए खिलाड़ी थोड़ा सा, क्योंकि ये कभी जीत नहीं पा रहे थे, तो याद रखिएगा, इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि नए खिलाड़ी हैं, नाम थोड़ा सा टफ है। महिला विजेता जो है सवालेंका, ये कहाँ के हैं? बेलारूस के, ये भी याद रखिएगा। और महिला विजेता कौन है? एलेना रीबा के नाम कहाँ की हैं? कजाकिस्तान के। चलिए युगल विजेता देखिए इसमें कौन बना है? देखिए युगल विजेता उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भारत का उप विजेता बना है, इसी वजह से थोड़ा इसको भी याद रखेंगे। युगल विजेता का मतलब समझते हैं? साथ में, जॉइंट में। चलिए तो लूसिया स्टेफनी कौन है? लूसिया स्टेफनी और राफेल मार्टोस, ये कहाँ के हैं? ब्राजील के। और युगल उपविजेता कौन रहे? सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना, ये भारत के। दोनों मिलकर के, एक महिला एक पुरुष, एक महिला और एक पुरुष। चलिए उसके बाद है विश्व कप हॉकी 2023। विश्व कप हॉकी 2023, इसका आयोजन कहाँ हुआ? भारत में। और भारत के कहाँ पे? भुवनेश्वर और राउरकेला में। चलिए साहब इसको देख लेते थोड़ा सा। इसका विजेता कौन बना है? विजेता कौन बना है? जर्मनी बना है, ये तीसरी बार विजेता बना है। उप विजेता कौन बना है? बेल्जियम। उप विजेता बेल्जियम। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी निकलास वेलेन। निकलास वेलेन ये कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। और भारत का स्थान इसमें कौन सा रहा है? 9वां रहा है। ठीक है साहब। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 18 फरवरी 2019 को एवं 27 फरवरी 2020 को बिहार विधानसभा एवं विधान परिषद से जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है साहब, याद रखिएगा कब विधानसभा में और कब जो है सो विधान परिषद में पारित किया गया। इसके समर्थन में कौन था? जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी एवं अन्य सहयोगी जो इसका है महागठबंधन में, वो सारे थे। परंतु बीजेपी इसके क्या थे? विरोध में थी। और केंद्र सरकार भी इसके विरोध में थे, इस जातिगत जनगणना के ये विरोध में थी। आया समझ बात है? अब देखिए बिहार में जातिगत जनगणना कब से शुरू हुआ था? 7 जनवरी 2023 को। इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए याद रखिएगा कि पूरे भारत में जातिगत जनगणना करवाने वाला जो पहला राज्य है वो कौन है? बिहार ही है। जातिगत जनगणना करवाने मतलब जाति 1931 में पहली बार जातिगत जनगणना जो हुआ था 1931 में हुआ था, उसके बाद नहीं हो पाया। तो जातिगत जनगणना का मतलब ये हुआ कि जाति के आधार पर आप लोगों की गणना करिए कि कौन सी जाति को कितना है, और उस हिसाब से आप आरक्षण दीजिए। जिसकी आबादी अधिक है तो उस हिसाब से दीजिए। आए समझ में? ये बातें कहा गया। चलिए आप देखते होंगे कि ओबीसी को आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन उसका कट ऑफ जो है सो आरक्षण का कोई फायदा नहीं है। क्यों? आबादी अधिक है, आरक्षण अधिक रहते भी आबादी के हिसाब से कम हो पा रहा है। इसी वजह से ये जातिगत जनगणना की शुरुआत की गई। चलिए बीसीसीआई के चयन समिति के नए सदस्य कौन बने? चेतन शर्मा को बनाया गया। चलिए साहब प्रोजेक्ट 75 के तहत मझगांव डॉक में निर्मित 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन बनी है? आईएनएस वागीर को जलावरण किया गया था। याद रखिएगा अभी हाल ही में कौन? आईएनएस वागीर। ठीक है, कहाँ बना है ये? मझगांव डॉक में। अभी पूछा भी गया था कि मझगांव डॉक जो है सो कहाँ अवस्थित है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में। चलिए 50,000 वर्ष बाद सी 2022 E3 ZTF नामक कॉमेट यानी धूमकेतु 2 फरवरी 2023 को पृथ्वी के सबसे करीब देखा गया। और इस समय जो था ये पृथ्वी से 42.5 मिलियन किलोमीटर दूर था। सबसे करीब था, फिर भी 42.5 मिलियन किलोमीटर दूर था। और इस धूमकेतु की खोज मार्च 2022 में ही की गई है। ठीक है साहब। चलिए अगला नेक्स्ट देख लेते हैं। कई बार पूछा जाएगा कि हाल ही में किस धूमकेतु की खोज की गई या कौन सी पृथ्वी के सबसे नजदीक थी, तो याद रखिएगा किस तारीख को थी। तुर्कमेनिस्तान के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द डायलॉग एंड ए गारंटी ऑफ पीस के रूप में मनाने का क्या है? निर्णय लिया है। मतलब ये तुर्कमेनिस्तान जो है सो बताया कि जिस तरह से यूक्रेन और रूस का चल रहा है, तो हम लोग डायलॉग के माध्यम से क्या करें? इसको ख़त्म करें और प्रयास करें कि डायलॉग के माध्यम से ही पूरे वर्ष को घोषित किया जाए, ताकि जो भी मुद्दाएं इंटरनेशनल हैं वो समाप्त हो पाएँ। चलिए उसके बाद है ब्रिटिश राजकुमार प्रिंस हैरी की पुस्तक
याद रखिएगा, स्पेयर 10 जनवरी को प्रकाशित हुआ, जिसमें अपने जीवन और शाही परिवार के बारे में लिखा है और यह बिक्री के लिए रिकॉर्ड बनाया है। मतलब इतना, क्योंकि सबसे अधिक बिका है, इतना बिक गया है, रिकॉर्ड बना लिया गिनीज बुक में भी। इसी वजह से याद रखिएगा कि इसकी पुस्तक जो है स्पेयर है प्रिंस हैरी की, ये अपने बारे में और अपने शाही परिवार के बारे में जो भी त्रुटि थी और जो भी इसका सकारात्मक पहलू था, इस सारे बारे में बताया है। एशिया का पहला देश हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाने वाला कौन बन गया है? चीन बना है। जबकि विश्व में सबसे पहले ऐसा करने वाला देश कौन बना था? जर्मनी बना था। ठीक है, चलिए एशिया वाला में बन गया है, चीन बन गया है। चलिए बहुत बढ़िया। देखते हैं चीन का टेक्नोलॉजी, वहाँ पर कहते हैं तानाशाही है, लेकिन फिर भी देखिए तानाशाही रहते हुए क्या टेक्नोलॉजी है, कहते हैं लोकतंत्र नहीं है। देखिए लोकतंत्र नहीं भी है तो देखिए क्या स्थिति है वहाँ की। चलिए हाल ही में भारत ने देश में सबसे बड़े महिला शांति के रक्षकों के दस्ते को सूडान में तैनात किया है। मतलब यूएनओ के कहने पर अभी तक इतना बड़ा दल कभी भी महिलाओं का दूसरे देश में हम लोग सेना के रूप में नहीं भेजते थे, लेकिन अभी सबसे बड़ा जो है सो तटरक्षक के रूप में, शांति रक्षक के रूप में भेजे हैं। कहाँ? सूडान भेजे हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में पंजाबी भाषा को शामिल करने की घोषणा की है। बहुत वीवीआई हो जाता है, किसी दूसरे देश की एक क्षेत्रीय भाषाओं को पाठ्यक्रम में शामिल करना बहुत बड़ी बात है। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया जो है सो पब्लिक स्कूलों में, मतलब जो सार्वजनिक स्कूल होता है उसमें पंजाबी भाषा को क्या कर लिया है? पाठ्यक्रम में शामिल किया है। चलिए राजधानी इसकी कहाँ है? कैनबरा। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? एंटोनी एल्बनीज़। कौन है? एंटोनी एल्बनीज़। चलिए वर्ष 1961 के बाद चीन में पहली बार जनसंख्या में क्या हो गई है? गिरावट दर्ज की गई है। इस बात को याद रखिएगा। हाँ गिरावट हो गया है। हाँ, जो जिस रेशियो से बढ़ रहा था ना, तो बढ़ने के बदला इस बार घट गया है। इसी वजह से आप देखिए कि वहाँ पर फिर जो है 2 बच्चों को क्या कहते हैं, जन्म देने के लिए अलाउड किया गया है। ठीक है, और उसको फिर प्रोत्साहित भी करने की बात की गई है। चलिए अगला है, हाल ही में जर्मनी ने शांति स्तूप के पूर्वी गेट के प्रतिकृति का क्या है? अनावरण किया है। तो इसको याद रखिएगा शांति स्तूप के बारे में कि पूर्वी गेट का जो प्रतिकृति होती है, मतलब उसका जो रूपरेखा होता है, इसको जर्मनी में बना करके क्या किया है? अनावरण किया है। इसका निर्माण जो करवाया था, कौन करवाया था? शांति स्तूप का अशोक के द्वारा। कहाँ करवाया गया था? मध्य प्रदेश में, शायद दरोगा के सेट में ही बताया हुआ है। यूनेस्को के द्वारा 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 को अफगानिस्तान की बालिकाओं एवं महिलाओं को समर्पित किया है। मतलब 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस होता, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस होता। ठीक है साहब, बालिका दिवस। तो ये जो है ना, ये किसको समर्पित किया है? बालिकाओं को, महिलाओं को, क्योंकि वहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता है, इसी वजह से इसको समर्पित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। इसका थीम क्या था? कि लोगों में निवेश, शिक्षा को प्राथमिकता देना। ठीक है, इसका थीम नहीं, शिक्षा ही होगा, कर लीजिएगा, शिक्षा ही होगा। शिक्षा के अवसर पर इस तरह की बातें की गई थी। हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला 120वां देश यूएसए बना, जबकि प्रथम देश कौन बना था? नीदरलैंड। इसको पहले भी बताए हुए ना 120 में भी दिखाएं। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है? कर्नाटक में। मतलब जो गुप्तचर विभाग है उससे संबंधित जो अधिकारी होंगे उसको क्या किया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा। चलिए अगला है, एनटीपीसी के द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण की शुरुआत कहाँ की गई है? गुजरात में। तो एनटीपीसी के द्वारा पहला हरित हाइड्रोजन मिश्रण की शुरुआत गुजरात में की गई है, इस बात को याद रखिएगा। हाल ही में गान नगाड़ त्योहार कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह है। क्योंकि कोई भी त्यौहार होता है तो देखते हैं कि त्यौहार दरोगा एक सवाल हमेशा ही पूछा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना चर्चा में है या हिमाचल प्रदेश के कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। हिमाचल प्रदेश में ही सुन्नी बांध जल परियोजना है। ये चर्चा में थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर विरोध किया गया था इस बांध को लेकर के, क्योंकि जलवायु परिवर्तन को लेकर के यहाँ के लोग, स्थानीय लोग इसका विरोध किए थे। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग कहाँ? हुगली नदी के किनारे पश्चिम बंगाल में बनाई जा रही है। इस बात को याद रखिएगा। नदी के अंडरग्राउंड वाटर यानी पानी के अंदर से गुजारा जाएगा। चलिए भारत के हैदराबाद में विश्व का पहला गोल्ड एटीएम जो है सो
स्थापित किया गया। याद रखिएगा कि पहला गोल्ड एटीएम कहाँ, हैदराबाद में, जो विश्व का पहला है ये। हाल ही में भारत का पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बन गया है, केरला बन गया है। चलिए, सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का जो आयोजन किया जा रहा है कहाँ, उत्तर प्रदेश के बस्ती में, उत्तर प्रदेश के बस्ती में। भारत के मनसुख मांडविया के द्वारा विश्व का पहला कोविड रोधी नासिका टीका, मतलब नाक में जो है सो दिया जाएगा, स्प्रे जैसे होता है ना, नेजल स्प्रे, उसी तरह का टीका जिसका क्या नाम है, इनकोवैक को लॉन्च किया गया है। किस अवसर पर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर। चलिए, कितना पेज बचा हुआ आज, चलिए ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं। आरटीआई जवाबदेही रिपोर्ट। आपको पता है कि आरटीआई का पूर्ण रूप क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन सरकार से आप लेना चाहते हैं तो कौन सा राज्य इस पर अधिक काम किया है, मतलब कौन सा राज्य जो है सबसे अधिक जवाब दिया है आरटीआई का, ठीक है। तो जो राज्य इतना जवाब देगा आरटीआई का, समझिए कि वो राज्य उतना ही क्या है, प्रत्यक्ष है, स्वच्छ है। चलिए, तो प्रथम जो है पश्चिम बंगाल रहा, अंतिम पर कौन रहा है, तमिलनाडु रहा है। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023, इसमें पहला स्थान पर कौन रहा है, यूएसए। भारत का स्थान कौन सा रहा, चौथा रहा, ठीक है। चलिए, उसके बाद है FSSAI के द्वारा उप के द्वारा वाराणसी स्टेशन को 5 स्टार एवं यूपी होता है, यूपी के वाराणसी स्टेशन को 5 स्टार एवं इट राइट स्टेशन को इट राइट प्रमाणन दिया गया है। क्या होगा, राइस ना राइस नहीं होगा। अच्छा, इसको हम ठीक कर देंगे, कहीं मिस्टेक होगा ना तो आपको ठीक करवा देंगे, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक कुछ लगता है। इट राइस, इटारिस होगा क्या, अच्छा देख के हम बता देंगे क्या। चलिए, इसका रेल मंत्री कौन है अभी, क्योंकि रेल से संबंधित अश्विनी वैष्णव सब जानते होंगे। FSSAI का पूर्ण रूप क्या होता है, फूड सेफ्टी एंड द स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए, वर्ष 2022 का नवंबर वर्ष 2022 का जो वेस्ट होगा, वेस्ट पुलिस थाने का पुरस्कार, वेस्ट पुलिस थाने का जो पुरस्कार दिया गया है उड़ीसा के अस्का थाना को दिया गया है, उड़ीसा के अस्का थाना को दिया गया, इस बात को याद रखिएगा। कजाकिस्तान में आयोजित विश्व शतरंज चैंपियन में कोनेरू हम्पी ने रजत पदक जीती है, याद रखिएगा। कोनेरू हम्पी, इसका संबंध किस क्षेत्र से है, शतरंज से, और इसका संबंध किस राज्य से है, तो आंध्र प्रदेश है। अगला है जयदेव उनादक, रणजी ट्रॉफी के पहले ही ओवर में हैट्रिक विकेट लेने वाले विश्व का पहले खिलाड़ी बन गए, कौन, जयदेव उनादक। तो कई बार सवाल केवल यही पूछेगा कि इसका संबंध किस क्षेत्र से है। चलिए, जल्दी से देख लेते हैं, लास्ट पेज है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि रणजी ट्रॉफी का सर्वाधिक दूसरा स्कोर पृथ्वी शाह के द्वारा 389 रनों का बनाया गया है, जबकि इससे पहले जो रणजी ट्रॉफी का बनाया गया था वो 443 रन कौन बनाया था, बीबी निवालकर बनाया था, ठीक है। चलिए, हाल ही में हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ, ओडिशा में किया गया। इसके विजेता कौन बने, जर्मनी और बेल्जियम को हरा के बना है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा विश्व की सबसे बड़ी जीत ये नीदरलैंड जो था 140 होगा ना, 140 से चिली को हराकर जो है सो दर्ज की थी, जो सबसे अधिक गोलों से किया गया जो है सो जीत थी। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का जो विजेता बना है कौन, भारत, 7 विकेट जीतने के बाद। लगता है वही रिपीट हो गया क्या, इंग्लैंड को हरा करके। राष्ट्रीय सांख्यिकी का अध्यक्ष जो बने कौन है, राजीव लक्ष्मण करिंदकर बने हैं, तथा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन बन गए हैं, अनिल कुमार लाहौटी। कौन बने हैं, अनिल कुमार लाहौटी। चलिए, अब देखिए सहर्ष योजना, ये किसके द्वारा शुरू किया है, त्रिपुरा सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है कि स्कूली स्तर पर सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा देना, स्कूली स्तर पर सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा देना। उसके बाद है भारतीय नौसेना के द्वारा एमपेक्स युद्धाभ्यास 2023, ये आंध्र प्रदेश में, तथा ट्रोपेक्स 2023 युद्धाभ्यास कहाँ हुआ है, हिंद महासागर में। इस बात को याद रखिएगा, ये केवल भारतीय सेना के द्वारा आयोजित किया गया था।
गृह मंत्री के द्वारा सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के लिए प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया, जो आंतरिक सुरक्षा के उद्देश्य से बनाया गया। तो याद रखिएगा, प्रहरी ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र से ये बनाया गया है बीएसएफ के लिए, गृह मंत्री के द्वारा ये जारी किया गया है। यूएसए के स्पेस कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा हाई स्पीड इंटरनेट के लिए स्टारलिंक उपग्रह को क्या कर दिया गया है, लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, स्पेस एक्स। इसके जो है सो मालिक कौन है, एलन मस्क है। चलिए अच्छा, उसके बाद देखिएगा यूविन पोर्टल, ये किसके द्वारा जारी किया गया, केंद्र सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है कि गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करना, प्रसव रिकॉर्ड रखना और टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखना। ठीक है, चलिए इस तरह से मार्च का जो करंट अफेयर था वो आपका समाप्त हो गया। चलिए।